वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। ये है आपका चैप्टर 1 क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 4। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने कंपोजिशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, ये जस्ट उसकी अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्या थी कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हमारे कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट उसका उल्टा, अगर हमारा एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यानी रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जस्ट अब उसका अपोजिट है, वहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट थे और वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ उसका जस्ट रिवर्सिबल है कि एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो ये क्या कहलाती है? आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फेरस सल्फेट दिया हुआ है 2FeSO4 यानी आयरन सल्फेट है, और ये जब आप इसको हीट करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी चीज को अगर हमें डीकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो उसे हमें एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही देने की। तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी आगे से देनी पड़ती है। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि वहां पर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही थी, बट यहाँ पर हमें एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो वो अपने बॉन्ड्स जो है वो उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना होता है, उन बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, तब जाके वो कई पार्ट में डिकम्पोज होता है। तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, जिससे हम रिएक्टेंट को डिकम्पोज करें, रिएक्टेंट को तोड़ें। तो अगर हमारी इसी के बेस पर, क्योंकि हमें जैसे एनर्जी रिक्वायर होती है उसी के बेस पर हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी होते हैं। अगर हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ रही है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कैरी आउट हो रही है बाय हीटिंग, जैसे कि अभी हमने पीछे किया ना, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तब हमारा फेरिक ऑक्साइड बना। तो अगर हमें हीट करने पर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की वजह से हो रहा है तो उसे कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट हो बाय हीटिंग, यानी हम अपने रिएक्टेंट को हीट करें और तब ये टू पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो CaCO3 यानी हमें पढ़ा था जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग करते समय हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाइट वॉशिंग करते समय हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम जो है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और जिसकी वजह से वॉल पर एक शाइन आ जाती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कहलाता क्या है? इसका जो सेकेंड नेम है वो लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन यानी क्विक लाइम। क्विक लाइम आपका चूना था, क्विक लाइम से जो हमारा चूना पानी बना वो क्या कहलाएगा? आपका स्लेक लाइम। और उसके बाद जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक अच्छा शाइनी सरफेस यानी मार्बल टाइप का चीज बना लेता है, तो वो क्या कहलाता है? लाइम स्टोन। अब इस अगर लाइम स्टोन को हम वापस से हीट करें तो ये ब्रेक होके आपका क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्विक लाइम हमें मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चेक कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। तो हमारे यहाँ पर दो तरह के टेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट और एक होता है पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया जाता है। वो दोनों भी हम आपको आगे कंटिन्यू करवाएंगे, आगे बताएंगे उसको। चलिए तब तक फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल, लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट है, पीबी लेड होता है, लेड और NO3 नाइट्रेट का फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो इसको भी हमें हीट की जरूरत होती है। लेड नाइट्रेट को भी डिकम्पोज करने के लिए हीट की जरूरत होती है, और ये कन्वर्ट होके टूट के किसमें कन्वर्ट होता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है, रिलीज होती है। तो देखिए इन दोनों में हीट की जरूरत पड़ रही है, इसमें ये हीट को ले रहे हैं और देन फिर ये टूट रही है, इसलिए इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट है फोटोलिटिक
डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन हीट की वजह से ना होकर लाइट की वजह से हो, यानी कि इसको सनलाइट या किसी भी लाइट की वजह से, लाइट रेज की वजह से अगर इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा हो तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड जो है उसको अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग ब्रेक हो जाता है। तो इसमें हमारा जो कैटलिस्ट का काम क्या कर रहा है, यानी डिकम्पोजिशन में हेल्प कौन कर रहा है, लाइट। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फोटोलिटिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट के थ्रू हो रहा है इसलिए फोटोलिटिक। तो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर होता है Ag और क्लोराइड होता है Cl, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। डिकम्पोजिशन के अंदर भी कौन सी है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी जब ब्रेक होता है तो सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये अबो रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज होती हैं तो उसमें भी यही फिनोमिना, यही रिएक्शन यूज होती है। यानी क्योंकि सिल्वर क्लोराइड है और ये जब आप इसको सनलाइट में रखते हो तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सिल्वर व्हाइट कलर का होता है और ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हमारा यही रिएक्शन यूज होती है। आपसे क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कि आपको ये तीनों रिएक्शन जो है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो है, इनका ये क्या होती हैं और इनका एग्जाम्पल दीजिए। तो ये इसी को आपको वहाँ पे लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा हो डिकम्पोजिशन तो क्या कहलाएगा। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, अगर व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और इसकी इक्वेशन क्या है हमारी, 2Al2O3, यानी कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जब इलेक्ट्रिसिटी में हम पास कराते हैं तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब हमने देखा कि हमारा जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी, जबकि हमारी यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट को लेना पड़ रहा है, यानी हीट हमें लगानी पड़ रही है अपनी तरफ से, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या वो डायरेक्ट हीट के ही फॉर्म में हो, हमें अपनी तरफ से हीट देनी पड़ रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें अपनी तरफ से हीट देनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। तो याद करिए हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर हीट रिलीज होती है तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। वहीं पर अगर हीट लेनी पड़े तो वो क्या होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी की जरूरत पड़े तो वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस। याद करिए एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा था एग्जांपल में रेस्पिरेशन, जबकि यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो होते हैं वो एनर्जी को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये रिएक्शन किस एग्जाम्पल में भी डाल सकते हो, ये रिएक्शन आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हम कहाँ डाल सकते हैं, जिससे कि एक चीज़ पढ़ के आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। क्योंकि आपका इस बार बोर्ड है और इस बार आपको डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ। अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएँ तब भी आप उसे आराम से कर लो, इसलिए बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपकी देखिए इक्वेशन, हम फोटोसिंथेसिस इक्वेशन पढ़ते हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होती है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर हमने सनलाइट लिया, यानी कि ये क्या होगी, एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और सनलाइट हमने एज अ एनर्जी के फॉर्म में लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तभी ये रिएक्शन हुई, इसलिए ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप वहाँ पे इसको बता सकते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी को लिया जाता है, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जबकि आपका एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है और ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस तरह से आप ये 2 या 3 पॉइंट्स लिख के इनके डिफरेंस भी आराम से बता सकते हो। तो है ना इजी, यानी आपको क्या है कि हर एक चीज़ लिखने की जरूरत है। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप 2-4 क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आएंगे वो भी आप आराम से कर लोगे। तो चलिए अब देखते हैं
ये तो हो गई आपकी 4 टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या रिएक्शन पढ़ चुके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में? पहला हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन आ गया आपका पेज नंबर 10, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 है, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 है जिसमें आपको इनबिल्ट क्वेश्चन है। मैं आपको सारे इनबिल्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसके भी आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन जो है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में इसका सॉल्यूशन यूज होता है। बताइए, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फॉर्मूला। यानी जो सब्सटेंस हमारा व्हाइट वॉशिंग में जिसका सॉल्यूशन यूज होता है उस सब्सटेंस का नाम बताइए और उसका फॉर्मूला बताइए। तो याद करिए, हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, चूना पोताई करते हैं ना, नहीं चूना यूज होता है, और चूने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। तो क्विक लाइम कहते हैं उसको, और उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेम द सब्सटेंस में आप क्या लिखोगे, द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO। फॉर्मूला उसका क्या होगा, CaO। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड एंड अबव विथ वाटर। अब ये जो सब्सटेंस एक्स यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारा इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हमें बतानी है। तो क्या है पूछ रहा हमसे हमसे पूछ रहा है कि सब्सटेंस क्या था। तो हमने कहा सब्सटेंस एक्स जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी रिएक्शन बतानी है हमें। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये वही इक्वेशन है जो हम लोग पहले वीडियोज में कर चुके हैं। ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल था, याद करिए, दो रिएक्टेंट है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और प्लस यहाँ पर हमारी हीट भी निकलती है, तो एक तरह से ये हमारा एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। और आपका क्वेश्चन तो देखिए पूछा ही गया है। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन जो है वो कितने तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। आपसे कह रहा है एक्टिविटी 1.7 जो है उसमें एक जो आपका एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट ऑफ गैस है वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट ऑफ गैस है उसकी डबल क्यों है, यानी कह रहा है एक ट्यूब और दूसरी ट्यूब। चलिए पहले हम एक्टिविटी 1.7 आपको दिखा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए, ये एक्टिविटी आपको दी हुई है जिसमें एक प्लास्टिक मग लिया गया है और उसमें 2 होल्स कर दिए गए हैं, 2 होल्स कर दिए गए हैं इनके बेस में और रबर स्टॉपर से इसको फिक्स कर दिया गया है। इसमें कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स, इसके ऊपर 6 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया है, यहाँ पे बैटरी 6 वोल्ट की और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्ट हो गए। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स जो कनेक्ट हो गए और फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, और इसको पानी से इस तरह से भर दे जिससे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो पूरी तरह से डूब जाए। एड अ टेस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और इस वाटर में हम क्या डाल दें, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 डाल दें, हाइड्रोजन सल्फेट डाल दें। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अभी जो 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं इनके ऊपर क्या किया गया है, टेस्ट ट्यूब्स को अपोजिट करके ऐसे उल्टा करके टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर डाल दी गई जिसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, स्विच ऑन द करंट, आप बैटरी से आपने कनेक्ट किया था तो आप करंट को स्विच ऑन कर दोगे और इससे क्या हो जाएगा, और लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दो। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ देर बाद क्या होते हैं, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, और ये क्या करते हैं, वाटर को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अब ये जो बबल्स हैं ये क्या है, कुछ नहीं, ये गैसेज ही है एक तरह से। तो ये जो गैसेज हैं और इसको हम थोड़ी देर बाद क्या करें, इन टेस्ट ट्यूब्स को हटा के कुछ इस तरह से करें जिससे ये गैस निकल भी नहीं पाए। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप ऐसा अपने अंगूठे से पकड़ के आप इसको इस तरह से अलग कर लो, दोनों टेस्ट ट्यूब को, और आप इसको रख लो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये गैस बन के तैयार हुई तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर अगर 2 बबल्स हैं इसमें तो इसमें क्या है, उसके डबल दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारे 4 होंगे तो यहाँ 8 होंगे, यानी इसमें आपके जितने बबल्स हैं जस्ट उसका डबल इसमें आ रहा है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है अभी कि
डबल बबल्स क्यों आ रहे थे इन एक्टिविटी में, एक गैस में सिंगल बबल तो दूसरे में डबल बबल क्यों आ रहे थे, यानी जो गैस है वो डबल क्यों आ रही थी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद, अब टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखिए ये कैसे हो रहा है, अब जब इन टेस्ट ट्यूब के पास में हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो एक में हमारा यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर ये जो प्रोसेस हुई है इसमें ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे वाटर हमने रख रखा था, तो ये जो वाटर है ये वाटर हमारा कन्वर्ट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस हुई इसकी, जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था ना अभी, तो इलेक्ट्रोलिसिस हुई इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ, जिसकी वजह से ये जो एक रिएक्टेंट है ये ब्रेक हो गया दो पार्ट में, ठीक है, ये बैलेंस हो गया 2H2O2, ठीक है, बैलेंस है। तो इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो एक टेस्ट ट्यूब थी और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन मिलता है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन, इसमें हमें हाइड्रोजन मिल रहा है और इसमें हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, ये बबल्स हैं और यहाँ पे ज़्यादा बबल्स होंगे देखने को मिले कि इसके डबल बबल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन दूसरे में ऑक्सीजन, कैसे चेक करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन था किसमें ऑक्सीजन था, जब हम बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आते हैं, ये बर्निंग कैंडल है, जब हम इसको इसके पास लेके आते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो क्या होता है, पॉप का साउंड क्रिएट होता है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो पॉप का साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम लोग पॉप टेस्ट भी बोलते हैं। यानी अगर हाइड्रोजन गैस चेक करना है कि किसी भी जगह पर हाइड्रोजन गैस है या नहीं, तो उस टेस्ट ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस है तो जब आप उसके पास मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो पॉप का साउंड क्रिएट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको हम पॉप टेस्ट भी कहते हैं। वहीं अगर ऑक्सीजन गैस है, अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं है तो बर्निंग कैंडल जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी बुझ जाएगी, और अगर आपके उसमें ऑक्सीजन है तो वो और तेज जलने लग जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें ऑक्सीजन गैस है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा, टेस्ट कर लिया हमने हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर हमारे सिंगल और यहाँ पर डबल क्यों गैस आ रही है, यानी कि इसमें सिंगल और इसमें डबल गैस क्यों आ रही है। तो क्योंकि ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, यहाँ वाटर से मिली है ये, तो वाटर से मिली है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स कितने मिल रहे हैं, 4 यानी सॉरी यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन, ये वाटर है तो वाटर में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पर 2 है, 2 एटम्स हैं, जबकि ऑक्सीजन का केवल सिंगल एटम है। हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन के बबल्स कम होंगे और हाइड्रोजन के ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन के कम होंगे हाइड्रोजन के ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का केवल 1 पार्ट है, यानी अगर हम इसमें देखें तो हाइड्रोजन 2:1 में है यहाँ पर, तो 2:1 में, इसलिए यहाँ पे डबल गैस है और यहाँ पर सिंगल गैस है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको ये क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए अब इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। वाटर कंटेन H2O, जिसमें से 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है, 2:1 में होता है, तो 2:1 में होता है। सिंस हाइड्रोजन गोज टू 1 टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर, अब हाइड्रोजन 2 था तो वो 2 गया और ऑक्सीजन जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में 1 ही गया, तो अमाउंट ऑफ गैस जो कलेक्ट हुई वो एक में सिंगल हुई तो दूसरे में उसकी डबल कलेक्ट होगी। तो इस तरह से ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो आज हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन कितनी टाइप की होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड हमने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो हमने लगाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो पढ़ेंगे जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कुछ बची हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।